न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हमें सिस्टर जू को ही देखते हैं जो कि अपने स्टारशिप में उस स्पेस में से होते हुए बहुत ही आगे बढ़ रहे थे। और बेशक हमें ये बात पता थी कि लिंगजू वहाँ पर यूनिवर्स के मैप को इंस्टॉल करना भूल गया था, लेकिन फिर भी सिस्टर जू अपने स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन पावर को यूज करते हुए पूरे वर्ल्ड के मैप को देख पा रहे थे। और उस मैप को देखते हुए वो एक जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि वो जगह मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे जाकर उस प्लेनेट को देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपने स्टारशिप को आंखों से इशारा करते हैं और वो स्टारशिप उस तरफ जाने लगती है, लेकिन अभी वो उस प्लेनेट में पहुंचे भी नहीं थे जब उन्हें किसी और प्लेनेट का एहसास होता है। वो प्लेनेट काफी ज्यादा अजीब था और सिस्टर जू अपनी ड्रैगन स्टारशिप को उस तरफ मोड़ देते हैं और हमें पता चलता है कि वो प्लेनेट सच में काफी ज्यादा अजीब था। और हमें पता चलता है कि ये कोई प्लेनेट था ही नहीं बल्कि एक फेरीलैंड था जो कि जीजुआन फेरीलैंड के नाम से जाना जाता था। अभी हम सिस्टर जू को देखते हैं जो कि जैसे ही उस फेरीलैंड के अंदर इंटर करते हैं तो उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है और वहाँ के रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी उस फेरीलैंड के अंदर इंटर करता है तो उससे पहले उसे अपने स्पेसशिप को वहीं पर पार्क करना था। और सिस्टर जू के स्पेसशिप की तरह वहाँ पर और भी बहुत सारी स्पेसशिप खड़ी हुई थी जिन्हें एक एल्डर गाइड करते हुए पार्किंग की तरफ जाने के लिए बोल रहा था। और हम उस एल्डर को देखते हैं जैसे ही उसकी नजर सिस्टर जू की उस ड्रैगन स्टारशिप पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अभी तक वो बोर हो रहा था लेकिन अब उसकी सारी बोरियत खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वो इवल स्माइल करते हुए सिस्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है कि एक की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर के पास एक ड्रैगन स्टारशिप कैसे है, ये तो बहुत ही नाइंसाफी की बात है। ऐसे स्टारशिप तो मेरे पास होनी चाहिए थी लेकिन ये इसके पास है। ये की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन अगर इसके पास ये स्टारशिप है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, इसीलिए मुझे इसको लूटने के लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। और इसके बाद इवल स्माइल करते हुए सिस्टर जू की तरफ जाने लगता है। अब वो एल्डर सिस्टर जू के पास जाकर कहता है कि आपको अपनी स्टारशिप यहीं पर पार्क करनी होगी और क्योंकि आपकी स्टारशिप बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो इसको पार्क करने के लिए आपको 100 कॉइन्स देने होंगे। लेकिन तभी हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि सिस्टर जू को देखते हुए बोलता है कि आप इस फेरीलैंड में पहली बार आ रहे हैं और ये बात आपको देखकर साफ साफ पता चल रही है, इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ की करेंसी आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। और वो सिस्टर जू को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि इस पर लिखा है कि आपको अपने स्टारशिप के लिए मुझे 100 कॉइन्स देने होंगे और अगर आप वो कॉइन्स मुझे नहीं देंगे तो आपकी स्टारशिप मेरी हो जाएगी और इस पर मेरा कब्जा होगा। सिस्टर जू जैसे ही उस सेलर की बात सुनते हैं तो अपनी आंखों के इशारे से ही उसको उस पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद सिस्टर जू बहुत ही चालाकी से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक फॉर्मेशन को भी बना देते हैं और इस बात का एहसास उस सेलर को बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो तो खुशी से पागल हो चुका था और उसे लगा था कि उसके हाथ एक स्टारशिप लगने वाली है। अब सिस्टर जू जैसे ही वहां से निकलते हैं तो हमें एक और अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी पार्किंग को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसके बाद आप सिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं, तो आप मेन एंट्रेंस पर आ जाएं। और ये बात आपको बता दी जाए कि अगर आप रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस पनिशमेंट के अलावा अगर आप पार्किंग की फीस अदा ना कर पाए तो आपकी स्टारशिप हमारी हो जाएगी। लेकिन हम सिस्टर जू को देखते हैं जिन्हें इन सारी बातों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सिस्टर जू वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और आसमान से नीचे जमीन पर आने लगते हैं और तभी उन्हें वो अनाउंसमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और सिस्टर जू को जाता हुआ देखकर वो एल्डर पीछे से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पार्किंग फीस जल्दी ही देनी होगी क्योंकि अगर तुमने जरा भी देर की तो हो सकता है कि तुम्हें अपने स्टारशिप से हाथ धोना पड़े। जिसके बाद वो एल्डर हंसते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखता है और सोचने लगता है कि इस कल्टीवेटर को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। इसको क्या पता कि यहाँ पर कितने बुरे लोग हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लॉन्गशन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सिस्टर जू भी वहीं पर आ जाते हैं। सिस्टर जू सिटी की मार्केट से गुजर रहे थे और उन लोगों को देखते हुए सिस्टर जू को इस बात का पता चल जाता है कि वहाँ के लोग अपना पेट पालने के लिए लोगों का शिकार करते थे। इतने में वहाँ से गुजरते हुए हम एक बूढ़े आदमी और एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि सिस्टर जू के पास से गुजरते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर वो रुक जाते हैं क्योंकि एक घंटी बजने लगी थी। और इस लॉन्गशन सिटी के अंदर उस घंटी बजने का सिर्फ एक ही मतलब था कि कोई न्यू मिशन आया है। अब वो लड़की जाओ किंग अपने ग्रैंडपा हुआंग के साथ वहीं पर रुक जाती है और उसके ग्रैंडपा जो कि ऊंचा सुनते थे उनको बताने लगती है कि एक नई घंटी बजी है। मुझे लगता है कि कोई नया मिशन आया है जो कि हमें फुलफिल करना है। और तभी ग्रैंडपा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने क्या बोला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया।
क्या तुम दोबारा इसके बारे में मुझे बता सकती हो? तो जाओ किंग अपने ग्रैंडपा के कान के करीब जाती है और उसके बाद बहुत ही चीखते हुए उनको बताने लगती है कि मैं आपको बता रही हूँ, एक नया मिशन आया है। ग्रैंडपा को जब उसके चीखने से बात समझ में आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से चलकर उस मिशन को देखते हैं, क्या पता वो हमारे काम का हो और हमें कोई प्रॉफिट मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो उस घटिया एल्डर से अपने स्टारशिप को हम वापस पा लेंगे। और इस बात का यही मतलब था कि एंसेस्टर ज़ू की तरह वो भी इस प्लेनेट में आए थे और तभी उस एल्डर ने उनको भी ऐसे ही लूट लिया था जैसे कि एंसेस्टर ज़ू को लूटने की कोशिश की थी। एंसेस्टर ज़ू जैसे ही ये बातें सुनते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उस एल्डर पर। इतने में हम देखते हैं कि एल्डर एक स्टारशिप में वहां पर आता है और कहता है कि जिस चीज की पार्किंग की फीस अभी बाकी है, जल्दी से जल्दी आकर मुझे पार्किंग फीस दे दें, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि हर घंटे के बढ़ने के साथ आपका 1 सेंट बढ़ता जाएगा और जब ये कॉइन्स 500 को क्रॉस कर जाएंगे तो मजबूरन हमें आपके स्टारशिप को बेचना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑक्शन में जाने से आप अपने स्टारशिप को बचा लें और अपने स्टारशिप से आप हाथ ना धोएं तो जल्दी से जल्दी आकर मुझे पार्किंग फीस दे दें, वरना बाद में आप मुझे ये मत बोलिएगा कि मैंने ये सब आपको पहले नहीं बताया था। और उसके बाद वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। असल में वो एल्डर यहाँ पर एंसेस्टर ज़ू को ही ये सब कुछ सुनाने के लिए आया था। उस एल्डर के जाते ही हम ग्रैंडपा हुआंग को भी देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमें लगता है हमारी ही तरह इसने अब किसी और को फिर से बेवकूफ़ बना लिया है। तभी हम जाओ किंग को देखते हैं जिसकी नज़र जैसे ही एंसेस्टर ज़ू पर जाती है तो वो जाकर एंसेस्टर ज़ू का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ब्रदर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये एल्डर बहुत ही ज्यादा चालाक और बुरा है और ऐसे ही यहाँ पर आने वाले नए लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता है और इसके लूटने का तरीका इतना ज्यादा खतरनाक है कि इतना जल्दी तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता जब तक ये हमारा सब कुछ लूट ना चुका हो। तभी हम ग्रैंडपा हुआंग को भी देखते हैं जो कि एंसेस्टर ज़ू के पास आते हुए कहते हैं कि लेकिन बेटा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉचिंग सिटी में बहुत सारे मिशंस हैं जिनको फुलफिल करके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिसके बाद हम ग्रैंडपा हुआंग को देखते हैं जो कि एंसेस्टर ज़ू को कहने लगते हैं कि अभी नया नया मिशन आया है और जाकर हम उस मिशन के बारे में पता करते हैं, क्या पता हमें उससे इतने पैसे मिल जाएं कि हम अपनी स्टारशिप को वापस ले सकें। लेकिन एंसेस्टर ज़ू बोलते हैं कि इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एल्डर खुद आकर मेरी स्टारशिप मुझे वापस लौटाएगा। और ग्रैंडपा हुआंग कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस मिशन को कंप्लीट करके अगर हम सारे पैसे उसको दे देते हैं तो खुद वो हमारी स्टारशिप हमें वापस लौटा देगा, लेकिन उसके लिए हमें मिशन को पूरा करना होगा, तो तुम सोचो मत और हमारे साथ आओ। इससे पहले कि कोई और जाकर उस मिशन को पूरा कर दे, जल्दी चलो। तभी एंसेस्टर ज़ू ग्रैंडपा हुआंग की बात मांगते हुए उनके पीछे चलने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कोई उनको छुप कर देख रहा है और शायद उनका पीछा भी कर रहा है या फिर उन पर नजर रख रहा है। एंसेस्टर ज़ू को इस बात का एहसास तो हो गया था, लेकिन वो उस आदमी के पास नहीं जाते हैं और ग्रैंडपा हुआंग के पीछे चलते रहते हैं। कुछ ही देर में हम उन तीनों को देखते हैं जो कि ड्रैगन इन टाइगर हॉल में जाकर इंटर कर जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही थी। और फिर हम ग्रैंडपा हुआंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़कर जाकर मिशन को रीड करने लगते हैं, लेकिन उसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसमें हमें 2nd लेवल के विंड वुल्फ का सामना करना होगा, इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। एंसेस्टर ज़ू की बात सुनते हुए बोलते हैं कि क्या 2nd लेवल के वुल्फ को मारना इतना ज्यादा मुश्किल काम है जो यहाँ पर कोई भी इस मिशन को लेने के लिए रेडी नहीं है। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर जाओ किंग उनको जवाब देते हुए बताती है कि अभी हम सब लोग नेट सिटी के अंदर हैं। अब खुद अंदाजा लगा लें कि 2nd लेवल के डिमोनिक बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे और उनका सामना करने का मतलब है कि अपनी मौत को खुद आवाज देना। तो मुझे लगता है कि हमें इस मिशन को नहीं लेना चाहिए, इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए। एंसेस्टर ज़ू जाओ किंग की बात सुन रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो आदमी वहां पर उनका पीछा करते हुए आ चुका था। और तभी जाओ किंग कहती है कि अगर हमें अच्छे टीममेट्स मिल जाते हैं तो हम आसानी से इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जाओ किंग अभी यहाँ पर ये सारी बातें कर ही रही थी कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हंटर कल्टीवेटर आता है जिसका नाम डॉन था। दुआन वहाँ पर अपना रेड कार्ड सबको दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम दुआन है और मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पर अपनी कोई नई टीम बनाना चाहते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन था जो कि कब से एंसेस्टर ज़ू के ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन रेड कार्ड को देखते हुए ग्रैंडपा हुआंग तो उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेड कार्ड लॉन्गचन सिटी में सिर्फ उनको ही दिया जाता था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हंटर थे। इसीलिए ग्रैंडपा हुआंग तो 1 मिनट भी इसके लिए नहीं सोचते हैं। अब एंसेस्टर ज़ू बोलते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं इस मिशन में आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन जाओ किंग उनको मनाने की कोशिश किए जा रही थी। तभी ग्रैंडपा हुआंग जिनको पहले ही ऊंचा सुनता था उन्हें लगता है कि एंसेस्टर ज़ू इसके लिए मान गए हैं और तभी वो रेड कार्ड वाले हंटर से बोलते हैं कि देखा, ये लड़का भी इसके लिए मान गया है। और तभी वो रेड कार्ड वाला हंटर एक इवल स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे इस मिशन को कंप्लीट करना उतना ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद हम उन सबको देखते हैं जो कि विंड वैली की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो डिमोनिक वुल्फ मौजूद थे।
अब वो जैसे ही उस विंड वैली के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन ग्रैंडपा हुआंग सबसे आगे चल रहे थे और कुछ आगे जाकर वो रुक जाते हैं और स्मेल करने लगते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि डिमोनिक वुल्फ उनके सामने ही मौजूद है। और ग्रैंडपा हुआंग एक इशारा करके अपने टीममेट्स को उनके बारे में बता देती हैं, जबकि दूसरी तरफ हम डिमोनिक वुल्फ्स को देखते हैं जिन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनका शिकार उनके सामने है। और फिर हम जाओ किंग को देखते हैं जो कि उन वुल्फ को देखते हुए थोड़ा सा घबराती है और ग्रैंडपा हुआंग से कहती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी जाओ किंग ग्रैंडपा हुआंग को देखती है जो कि अजीब तरीके से आगे की तरफ चलने लगते हैं और जाओ किंग उनको रोकते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्रैंडपा को पकड़ नहीं पा रही थी। तभी वो एंसेस्टर ज़ू और उस रेड कार्ड हंटर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडपा को यहाँ पर कोई और कंट्रोल कर रहा है। तभी हम उस रेड कार्ड हंटर को देखते हैं जो कि अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जाओ किंग गुस्से में आते हुए कहती है, ये सब कुछ तुम कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम कोई इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं हो बल्कि तुम डिमोनिक कल्टीवेशन की तरफ जा रहे हो। अब हम उस रेड कार्ड हंटर को देखते हैं जो कि हंसते हुए जाओ किंग से कहता है कि इन वुल्फ की कीमत इस वक्त 3000 कॉइन्स है, लेकिन अगर मैं इन वुल्फ को तुम्हारे जैसे कुछ कल्टीवेटर्स खिला देता हूँ तो इनकी कीमत बढ़कर 6000 कॉइन्स हो जाएगी। और मैं तो तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही तो मुझे आज इतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। अब जाओ किंग तो उसकी बात ना सुनते हुए ग्रैंडपा को बचाने में लगी हुई थी, जिसके बाद वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों खड़े हो? ब्रदर, जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये रेड कार्ड हंटर तुम्हारे साथ भी वही सब करेगा जो कि हमारे साथ कर रहा है। क्योंकि जाओ किंग को अभी भी यही लग रहा था कि एंसेस्टर ज़ू कोई मामूली से कल्टीवेटर है। वो एंसेस्टर ज़ू को भागने का बोलकर रोने लगती है और अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि प्लीज होश में आ जाएं, लेकिन ग्रैंडपा पर तो उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि पूरी तरह से वो रेड कार्ड हंटर के कंट्रोल में थे। एंसेस्टर ज़ू जैसे ही जाओ किंग को देखती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर ज़ू के लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल रही थी और एंसेस्टर ज़ू को भागने के लिए बोल रही थी। अगर वो चाहती तो एंसेस्टर ज़ू से मदद भी मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि एंसेस्टर ज़ू को भागने का बोला और अपनी और अपने ग्रैंडपा की जान को खतरे में डाल दिया। अब एंसेस्टर ज़ू को तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो कि सच में एंसेस्टर ज़ू से प्यार करते हैं, ना कि कोई दिखावा करते हैं। इतने में हम उस रेड कार्ड हंटर को देखते हैं जो कि जाओ किंग की बातें सुनते हुए एंसेस्टर ज़ू की तरफ मुड़ता है और फिर हंसते हुए कहता है कि ओ तुम्हें भूल ही गया था। चलो शुक्र है उस लड़की ने मुझे याद तो दिला दिया। भले ही तुम एक मामूली से कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हें खाने के बाद उस वुल्फ को कोई ना कोई असर तो जरूर होगा। अभी वो ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक कर देता है और सबसे पहले वो अपनी इल्यूजन टेक्निक्स का यूज करता है। लेकिन जब एंसेस्टर ज़ू के ऊपर इस सब का कोई भी असर नहीं होता है तो तभी वो अपनी डिमोनिक पावर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंसेस्टर ज़ू का वहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए उस डिमोनिक अटैक का एंसेस्टर ज़ू पर कोई भी असर नहीं होता है। और जब उस अटैक का एंसेस्टर ज़ू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है तो ये देखकर वो रेड कार्ड हंटर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करके एंसेस्टर ज़ू के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसके अटैक का एंसेस्टर ज़ू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और तभी उसका अटैक फौरन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर तो वो रेड कार्ड हंटर काफी ज्यादा डरने लगा था और वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी एंसेस्टर ज़ू गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगते हैं कि क्या कहा था तुमने कि इन डिमोनिक वुल्फ को जितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स का मीट खिलाया जाए ये उतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कहते हुए वो अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं। वो ऑरा जैसे ही उस रेड कार्ड हंटर से टकराता है तो वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन वुल्फ पर जाकर गिर पाता एंसेस्टर ज़ू फिर से अपने डिवाइन ऑरा का यूज करते हुए उसे वहीं पर रोक देते हैं। और तभी हम उन डिमोनिक बीस्ट को भी देखते हैं जो कि अपने शिकार को अपने सामने देखकर बहुत ही गुस्से से गुर्राने लगे थे। तभी वो रेड कार्ड हंटर एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो, मुझे ये बताओ तुम सबसे पहले, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कैसे है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सेकंड लेवल का एक सोल कल्टीवेटर हूँ और अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान ली तो मेरे साथी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी वो रेड कार्ड हंटर ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी एक डिमोनिक वुल्फ उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे जमीन पर ले आता है और उसके बाद सारी डिमोनिक वुल्फ मिलकर उस हंटर को खाने लगते हैं। उस हंटर की चीखें वहां पर गूंजने लगती हैं, लेकिन हम उन वुल्फ्स को देखते हैं जो कि उसे खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और कुछ ही देर में उसका खेल वहीं पर खत्म हो चुका था। और उसके खत्म होते ही हम ग्रैंडपा हुआंग को देखते हैं जिन्हें होश आ चुका था और उसके कंट्रोल से वो बाहर हो चुके थे और वो देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे और अगर वो अपना एक भी कदम आगे बढ़ाते तो वो भी
ऐसे ही उन डिमोनिक वुल्फ बीस्ट का शिकार हो चुके होते। अब ग्रैंडपा हुआंग पीछे मुड़ते हैं और एंसेस्टर जू का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि एंसेस्टर जू शायद उनको बचाने के लिए ही आए हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अगर मैं मर भी जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी पोती जाओ किंग की थी, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज्यादा यंग है। लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा हुआंग की सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहां पर पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उन वुल्फ को भी ऊपर आसमान में उठा लेते हैं। ये देखकर तो ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब एंसेस्टर जू बोलते हैं कि इन वुल्फ के बदले हमें पैसे कहाँ पर मिलेंगे, और ये देखकर तो ग्रैंडपा हुआंग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, लेकिन फिर वो एंसेस्टर जू को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हमें ड्रैगन इंटेगर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर अपनी कमाई को गिनते हुए कहता है कि आजकल बिजनेस तो बहुत ही खराब चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मुझे अपने इस ड्रैगन इंटेगर हॉल को बंद करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग के साथ वहां पर आते हैं और उन सारे वुल्फ बीस्ट को वहां पर फेंक देते हैं। उन सारे वुल्फ बीस्ट को देखकर तो एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सोचने लगता है कि आज तो मेरी बहुत ही ज्यादा कमाई होने वाली है। तभी हम एंसेस्टर जू और ग्रैंडपा हुआंग को देखते हैं जो कि उस एल्डर के पास जाते हैं और फिर वो उस एल्डर को बोलते हैं कि हमें इन सारे बीस्ट के बदले पैसे चाहिए। तभी वो एल्डर बहुत ही चालाकी से उन्हें 700 कॉइन देता है, कहता है कि इन बीस्ट के इतने ही पैसे हैं। ग्रैंडपा हुआंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये मिशन तो 3000 कॉइन्स का था, फिर तुम हमें 700 कॉइन्स कैसे दे सकते हो। जिस पर वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि इसमें मेरी तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, अपने लाए हुए शिकार को तुम खुद ही देख लो, किसी की आंख नहीं है तो किसी की टेल नहीं है और किसी की टांग नहीं है, और इस ग्रुप को देखो कि ये वुल्फ बीस्ट कितने ज्यादा कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें 700 कॉइन दे दिए हैं, वरना इसके 300 कॉइन्स बनते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर तरस खाते हुए तुम्हें 700 कॉइन्स दिए हैं। और तभी जाओ किंग उसकी बात सुनते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो नाइंसाफी है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वो एल्डर उनकी बातें सुनते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो इन सारे बीस्ट को उठाते हुए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये बात सुनते हुए तो ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो एल्डर बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसको छोड़कर वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग से कहते हैं कि चलो यहाँ से, और वो दोनों एंसेस्टर जू को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। एंसेस्टर जू उनको लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो एल्डर जो कि अभी उनका मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम किसके साथ जाकर बिजनेस करते हो, वो नहीं जानता था कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। वो एल्डर बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कहाँ बिजनेस करोगे, मैं कहीं भी तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने दूंगा। लेकिन उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही एंसेस्टर जू ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग के साथ उस हॉल से बाहर आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस हॉल के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो हॉल तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ ही उसके अंदर मौजूद जितने भी कॉइन्स थे वो आकर एंसेस्टर जू के सामने हवा में रुक गए थे। और ये देखकर तो ग्रैंडपा हुआंग और जाओ किंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ऐसा सीन उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब ग्रैंडपा हुआंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा कभी भी नहीं देखा है, अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। सबसे पहले हमें उस एल्डर के पास जाना चाहिए और पैसे उसके मुंह पर मारने चाहिए, और उसने हमें बुरी तरह से तंग करके रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक आपके इस कारनामे के बारे में उसे पता चल गया होगा। मुझे लगता है कि अब वो एल्डर आपको यहाँ पर एक क्रिमिनल साबित करने की भी कोशिश करेगा। तभी हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि उन सारे कॉइन्स को अपने पास रखते हुए कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल साबित करने की क्या जरूरत है, मैं एक क्रिमिनल ही हूँ। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।